सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और इसका लेवल चेक करके कमेंट करिए कि इसका लेवल कैसा है, क्योंकि जैसा आप लोग कहेंगे अगले वीडियो में वैसा ही लेवल रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + √7 हैं। परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो 3 एक परिमेय संख्या है और √7 एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है। तो ध्यान रखना है, अगर 2 क्रमागत अभाज्य संख्या मिल जाए तो उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 है, अगर 2 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है, उनका गुणनफल ऑप्शन मार देना है, दूसरा का यहाँ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 पे बार 1.3 पे रेकरिंग को परिमेय रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे तो ये जैसे है वैसे ही इसे आराम से लिख दीजिए। मतलब 1.3 पे बार लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को भी ध्यान में मत रखिए, बार को भी ध्यान में मत रखिए, आप सीधे 13 लिख दीजिए। उसके बाद रेकरिंग के बाद जो भी आता है उसको घटा लीजिए। तो यहाँ रेकरिंग के बाद 1 है उसको घटा लेना है, और केवल 3 पे रेकरिंग दिया हुआ है तो यहाँ एक रेकरिंग के लिए हम लोग 9 लिख देंगे, और 13 में से 1 घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और बाटा में 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12/9 को अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, और ये हो जाएगा 33 के 9। तो 4/3 जो है ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4/3 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, अतः इसका ऑप्शन हम लोग क्या मारना है, नन ऑफ दीज। NOT का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दी हुई होती हैं तो उससे हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा ज्ञात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जो दिया हुआ है 1/α + 1/β, इसमें इसका एलसीएम ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, और अल्फा में अल्फा इंटू बीटा से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट के यहाँ बीटा हो जाएगा, और बीटा में अल्फा इंटू बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कट के केवल अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई में आ गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और -b/a जब करेंगे तो यहाँ b का वैल्यू आ जाएगा -1 और a का वैल्यू आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो यहाँ c के जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि c के जगह पे 1 है,
और ए के जगह पे हम 1 रखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और बाई 1 बराबर 1, यानी इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/2 और 1/3 के बीच संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, अगर दो संख्याएं दिया हुआ हो और पूछे कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, चाहे वो 1/2 हो, 1/3 हो, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई पूछे कि 2 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर जो है ना अनंत मारना है। तो 6वां का क्वेश्चन से, तो 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हैं। तो हो सकता है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के भी बारे में पूछे, तो ध्यान रखना है यहाँ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ऑप्शन ए है ax² bx + c, ऑप्शन बी है ax⁴ bx³ + c, ऑप्शन सी है ax³ + bx² + cx + d, ऑप्शन डी है ax³ + bx² + c। तो ऑप्शन सी जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ bx² cx + d, अतः ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात बहुपद x² - 5 + 6 के शून्यक हैं। तो देखिए भाई, द्विघात बहुपद है तो शून्यक तो पूछ ही सकता है। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए x² - 5x + 6 है, तो आपको 6 का खंड करके देख लेना है कि 5 कब आएगा। तो यहाँ हम लोग -3 गुणा -2 अगर करते हैं, तो -3 में -2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, और बीच वाला जो टर्म है -5, ये -3x - 2x करेंगे तो -5x हो जाएगा। तो जब शून्यक की बात करें और यहाँ जो वैल्यू आए दोनों नेगेटिव आए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि साइन चेंज कर देना है। अगर शून्यक पूछे तो यहाँ -3 और -2 आया है, तो एक शून्यक प्लस में 3 हो जाएगा और एक शून्यक प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शून्यक हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3। ठीक है, आप इसमें 2 और 3 को रख के चेक भी कर सकते हैं। 2 रखिएगा तो भी 0 आना चाहिए और 3 रखिएगा तो भी 0 आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + y। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण x + y, समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो अगर इस प्रकार का कोई समीकरण दे दे और कहे कि ये समीकरण है, आप बताइए कि इसके कितने हल होंगे। तो इस प्रकार के समीकरण का अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। आपको 1, 2 ऑप्शन नहीं मारने हैं, एक भी नहीं वाला भी नहीं मारना है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपको टिक करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे जिसके लिए इसका हल जो है अनगिनत हो जाए। तो अनगिनत हल के लिए फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है ना, इस कंडीशन पे आपको रख के चेक करना है और पता चल जाएगा कि इसका अनगिनत हल किस कंडीशन पे आ रहा है। तो a1/a2 अगर हम करते हैं, यहाँ हम a1/a2 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10/20, 10/20, और ये हो जाएगा बराबर में 5/10, और a-5 को इधर लाएंगे तो -a-5 हो जाएगा, और यहाँ -a है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो 10/20 = 1/2 को ले लेना है,
या इसको ले लेना है, इसको इसके साथ लेकर हल कर देना है। तो यहाँ 1/2 बराबर a - 5 बटा में a करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2a - 10 बराबर a। तो a को इधर लाएंगे, a को इधर लाएंगे तो हमारा a हो जाएगा, -10 को उधर लाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा। इस प्रकार a बराबर 10 के लिए इसका हल जो है अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 हैं। ये अविरोधी हैं कि विरोधी हैं कि आश्रित हैं कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए अविरोधी में क्या होता है, अविरोधी में होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। विरोधी में क्या होता है कंडीशंस, विरोधी में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और आश्रित के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अविरोधी हमें चुनना है, तो यहाँ देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 कौन हो रहा है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मतलब ऐसा अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो उसके मूलों का प्रकृति कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ d निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। तो यहाँ b के जगह पे 1 रखना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 4 × a का कोफिशिएंट यानी a हमारा हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -1, तो 1 +4 बराबर ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो 5 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, 5 जो है 0 से बिल्कुल बड़ा है। इसलिए द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। यानी कि आप अगर d निकालते हैं और d का मान 0 से बड़ा आता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है 3√3 x² + 10x + √3 का विवेचक होगा। यहाँ हम लोग को भी d निकाल देना है, तो d का सूत्र हो जाएगा b² - 4ac, 4ac। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये चरतियाँ 12 बढ़तियाँ 36 हो जाएगा, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो ये 64 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे यदि। तो अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है, और d का सूत्र होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है AP माइनस 5, 7, 9, 11 के सातवां पद का मान कितना हो जाएगा? तो सातवां पद का मान यहाँ क्या करोगे? सूत्र लगाओगे। अगर सातवां पद की बात करें तो a प्लस 6d कर देना है, एक घटा के लिख देना है। और यहाँ a का मान है -5, यहाँ a का मान 5 है, ठीक है ना। और 6 इंटू डी का मान हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, तो 6 दूनी 12, 5 17 हो जाएगा। तो सातवां पद जो है ना यहाँ 17 हो जाएगा आंसर में। तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3x प्लस 5 है तो सार्व अंतर कितना होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि tx बराबर 3x प्लस 5 है तो यहाँ t1 निकाल दीजिए। तो ये t1 निकालिएगा तो जहाँ x रहेगा वहाँ क्या करिए 1 रख दीजिए, तो ये 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद t2 निकाल लीजिए, यहाँ x के जगह पे क्या करिए 2 रख दीजिएगा, तो ये 3 दूनी 6, 5 11 हो जाएगा। अब d निकालने के लिए क्या करिए t2 माइनस t1 कर दीजिए, यानी 11 में से 8 घटा दीजिए, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सार्व अंतर 3 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। तो ये छठा पद की बात कह रहा है कि छठा पद कितना है? तो छठा पद भाई, छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है। 12वां पद कितना है? 25 है। तो छठवां पद, जब छठवां पद कहेगा कि छठवां पद 13 है तो आपको a प्लस 5d लिख देना है कम करके। और 12वां पद कहे तो 12 में से 1 घटा के लिखना है a प्लस 11d बराबर 25। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा ना कि ये a खत्म हो जाएगा और 11 में से 5 घटाएंगे तो 6d होगा। 6d बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो हमारे पास d आ जाएगा 2, और d का मान इसमें रख देंगे तो हमें a निकल जाएगा। तो 13 माइनस 5d करेंगे और d का मान यहाँ रख देंगे तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि पहला पद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है यदि 4/5 a और 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करें। अगर AP का ऐसा क्वेश्चन दे और पूछे कि a का मान बताइए या k का मान बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ दोनों को जोड़िएगा, 4/5 प्लस 2 बटा में 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 14 बटा में 10 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 7/5 आंसर हो जाएगा। तो 7/5 जो है ना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है AP माइनस 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 28 में से 22 घटा दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा। 16 में से 10 घटा दीजिएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि इसका अंतर जो है ना वहीं लिख देना है। तो यहाँ 6 इसका सार्व अंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है कि जो भी भुजा है उसको वर्ग करके लिख देना है। ठीक है, उसको वर्ग करके लिख देना है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल के लिख देना है। तो
तो यहाँ त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1² यानी 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 cm हो, AC बराबर 12 cm हो और BC बराबर 6 cm है, तो कोण B का मान कितना हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट 90 डिग्री मार देना है, ठीक है ना। इसका 90 डिग्री होता है, क्यों होता है कि यहाँ पर दो छोटी छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़िएगा ना, तो यहाँ बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि 6 स्क्वायर करिएगा तो ये 36 और 6√3 का स्क्वायर करिएगा तो ये 108 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा, जो बड़ी भुजा 12 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और ये पाइथागोरस वाला जो सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, उसको सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए जो है ना बड़ी भुजा के जो सामने का कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। बड़ी भुजा हमारे पास AC है, तो AC के सामने अब BA ना पड़ेगा, तो B 90 डिग्री हो जाएगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 90 डिग्री मार देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री हो तो AB की लंबाई है। यहाँ क्या करना है, C को 90 कर देना है, यहाँ C को 90 कर देना है। तो जब C को 90 करेंगे, इसको जब 90 करेंगे तो यहाँ कहीं A लिख दीजिए, इधर कहीं B लिख दीजिए। और ये समद्विबाहु समकोण है तो क्या होगा, ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब हम AB निकालेंगे तो हाई स्क्वायर प्लस हाई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें AB के बारे में पूछ रहा है कि AB कितना होगा, और ऑप्शन में हमें AC के रूप में दिया है और AC और BC दोनों बराबर हैं। तो क्या करेंगे, हाई स्क्वायर प्लस हाई लिखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि AC स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दोनों भुजा तो बराबर है समद्विबाहु होने के कारण। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AC स्क्वायर, और 2 का जब रूट के बाहर निकालेंगे, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये √2 × AC हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन C जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो और A 47 डिग्री दिया हो और Q 73 डिग्री दिया हो तो C का मान कितना हो सकता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक फिगर बना के देखें, ये 2 त्रिभुज बनाए हैं, इसमें ABC और PQR दोनों क्या है, समरूप है। थोड़ा सा और इधर, ये दोनों क्या है, समरूप है। और यहाँ कह रहा है कि A 47 डिग्री है, ये A जो नाम दिए हैं ये कह रहा है कि 47 डिग्री है, और फिर कह रहा है कि Q 73 डिग्री है, ये 73 डिग्री है। तो आप लोग को इसमें ध्यान रखना है कि जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जब ABC और PQR समरूप हैं तो A P के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। A P के बराबर हो जाएगा तो दोनों 47 हो जाएंगे। और Q किसके बराबर हो जाएगा, Q B के बराबर हो जाएगा 73 डिग्री। हमसे C पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ना होता है, तो यहाँ ये 73 हो गया, ये 47 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में से ही दोनों जोड़ के घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 47 और 73 कितना होता है, 7 3 10, 7 3 10, 7 4 11, 1 12, 120 डिग्री है, जोड़ने पे हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है 60 डिग्री हो जाएगा। कोण C का मान 60 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहे तो उसका x निर्देशांक जो है ना हमेशा 0 होता है। ध्यान रखिएगा कि y अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु बैठा रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हमें लगा देना है। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 में से 3 तो घट के 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु से साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से अगर साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी पूछे, चाहे 4 3 की दूरी पूछे, चाहे 8 6 की दूरी पूछे मूल बिंदु से, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मूल बिंदु से जिस चीज का दूरी पूछे बस उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही डिस्टेंस हो जाएगा किसका, मूल बिंदु से दूरी का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। इस प्रकार मूल बिंदु से साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, P-4 पे 2 और Q 8 पे 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो मध्य बिंदु का नियामक अगर पूछे तो आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 8 और 4 को जोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा और 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ 6 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 2 8, 8 का आधा कितना, 8 का आधा 4। तो इनके मध्य बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा, 2 पे 4 होगा, 2 पे 4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। tan π/2 यानी 90 डिग्री का मान याद ना हो तो आप क्या करिए, साइन 90 बटा में कॉस 90 कर दीजिए। और साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ 1/0 हो जाएगा। और मैथ में 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। तो यहाँ अपरिभाषित इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर 1 दे दे। अगर कॉट थीटा बराबर 1 दे दे तो tan 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए जब कॉट थीटा 1 दे रहा है तो कॉट थीटा बराबर 1 कितने डिग्री पे होता है, तो ये 45 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कॉट थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना, कॉट थीटा बराबर 1 तो कॉट थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। दोनों ओर से कॉट कॉट हटाएंगे तो 45 डिग्री ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख देना है। तो यहाँ 45 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री के मान अभी तुरंत बताए हैं, ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइन 61 डिग्री माइनस कॉस 29 डिग्री का मान होगा। यहाँ कॉस 29 डिग्री है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है भाई
कि साइन और कॉस जो है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे और माइनस में करके दिया हो तो इसका ऑप्शन सीधे 0 मारिएगा, और यही चीज बाटा में करके दे साइन 61 डिग्री बटा कॉस 29 डिग्री लिख कर दे तो उसका आंसर सीधे 1 मार देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है कॉस 1 डिग्री इंटू, यहाँ इंटू है ध्यान रखिएगा, कामा वामा नहीं है, प्रिंटिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है ना। कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कहाँ तक भाई 180 डिग्री तक। तो देखिए कॉस 1 डिग्री से लेके इंटू में यानी कि गुणा में कॉस 180 डिग्री तक जाइएगा तो देखिए कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। तो अगर कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर जो है ना सी 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है, ठीक है, अगर tan थीटा 3/4 दे दिया हो तो साइन थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, और यहाँ tan में हमारे पास लंब हो जाएगा 3 और आधार यहाँ 4 है तो कर्ण 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो ये सीधे फार्मूला पे है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है CSC थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा होगा, है ना। अगले क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 में है 2 sin a बराबर √3 तो a का मान कितना होगा। तो यहाँ से है 2 उठा के उधर ले जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा √3/2 और √3/2 कितना डिग्री का मान है, तो साइन में 60 डिग्री का मान है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है cos 60 डिग्री +1 बाई cos 60 डिग्री -1, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 1/2 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना होगा -1/2। इसे सॉल्व करेंगे भाई तो ये हो जाएगा इतना, तो ये -3 इसका राइट आंसर होगा, है ना, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई रेखा जो किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग छेदक रेखा बोलेंगे सेकंड। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। में क्वेश्चन नंबर 37 है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा समान होता है यानी बराबर होता है, अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है 8 cm त्रिज्या से वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 8 cm त्रिज्या से 8 cm, हाँ
8 cm त्रिज्या से, क्वेश्चन नंबर 38 था, क्वेश्चन नंबर 38 है, 8 cm त्रिज्या से वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए ये हमारा वृत्त है और वृत्त का ये जो है ना त्रिज्या है कितना भाई 8 है, और यहाँ से ये भी हमारा 8 हो जाएगा, और यहीं से हम क्या करते हैं एक समानांतर रेखा खींच देते हैं, ठीक है ना। तो 8 cm त्रिज्या से वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये जो बीच का जो दूरी है 8 8 16 हो जाएगा, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात इतना जब है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट जाएगा ना, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 39 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो मान लेते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो अगर हम इस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, तो ये 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। तो अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो आपको जो भी रेशियो दिया है क्षेत्रफल का उसका वर्गमूल निकाल के अनुपात लिख देना है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अगर बराबर हो जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, कहाँ का बराबर है, तो क्षेत्रफल और इसका परिमाप क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए ये क्षेत्रफल है, ये परिमाप है, ये जब बराबर कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, आर बराबर 2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर बराबर 2 मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो अर्धवृत्त का परिमाप जब 36 है तो उसका त्रिज्या कितना होगा। तो आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, उस फार्मूला पे रख देना है, यहाँ आर कॉमन ले लेना है, तो ये पाई प्लस 2 हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब आर निकालेंगे हम तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7 प्लस 2। तो इसे जब हम लोग हल करेंगे तो 36 और 22 में ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 22, ये 36 और ऊपर गया 7, तो 36 से 36 कट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 हो और त्रिज्या पूछे तो आपको क्या करना है, केवल अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r बराबर 36 कर देंगे, उसके बाद हल कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शंकु की ऊंचाई 24 cm है, आधार की त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इतना सूत्र होता है। तो अगर हम लोग इसको सूत्र पे डालेंगे और फार्मूला में जो भी मान यहाँ आर का है, आर के जगह पे हम रख देंगे कितना 6, तो 6 के 36 हो जाएगा, एच के जगह पे 24 रख देंगे, तो अतिरिक्त 24 कटा देंगे, ठीक है ना। 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, अतिरिक्त 24, 24 4 28, तो ये 288 पाई जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान
कितना होगा, है ना। तो अगर माध्य दिया हो कितना, अगर माध्य दिया है 4, तो यहाँ क्या करना है आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ माध्य का सूत्र रख देना है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक है ना, बटा में संख्याओं की संख्या। तो 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देना है, 4 माध्य भी है, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 प्लस x हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, x का मान 16 में से 12 घटा के 4 लिख देंगे, यानी कि यहाँ x का मान भी 4 ही हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है भाई, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, यहाँ त्वरण ऑप्शन मार देना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 3.5, 0.2, 0.3, 60%। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 के बराबर तथा 1 से कम होता है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 3.5 जो है 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो है ना किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सब ये 0.2, 0.3 ये जो है 0 और 1 के बीच में है, इसलिए ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। और 60% का मतलब 60/100, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में है। इस प्रकार 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पासे को फेंकने पर या एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो उस पर अभाज्य संख्या 2, 3, 5 आ सकती हैं। इस प्रकार अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है, कितनी संख्या आ रही हैं, तो 3 संख्याएं, और टोटल आउटकम कितने हैं, तो 6 हैं। तो 3/6 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो है ना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, अतः 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर है, एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्के के उछालने पर चीत आने की प्रायिकता 1/2 होती है, अतः 49 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है, 50 नंबर क्वेश्चन में है 2 3 2 1 3 2 3 3 4 3 7 3 का बहुलक है। तो आपको इसमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा चर मान है जो सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक कौन आया है भाई, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है। 2 3 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो सबसे अधिक बार 3 आया है, और किसी वितरण में जो सबसे अधिक बार आता है वहीं उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। इस प्रकार इसका बहुलक जो है ना 3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना।